और आप लोगों ने देखा था कुल मिला के पिल लाइटिंग हमने देखी थी, पिल रिफाइनिंग देखी थी, जहाँ ने एम्परर ग्रेड की पिल को बना लिया था। ज्यादा नहीं बताता, इतना याद रखो, एम्परर ग्रेड की पिल बनाने के बाद जो पिल लाइटिंग होती है, किसी को भरोसा नहीं था कि जो इससे बच पाएगा। लेकिन आखिरकार लोंगी वहाँ पे आता है जो कहता है पापा आपको कुछ नहीं होगा, आपका बेटा अभी जिंदा है। तो जियान कहता भाई ये रिश्ता कब हुआ। साथ ही हमने देखा था यहाँ पे जॉन के बाद नॉर्दर्न किंग भी है, मतलब फ्यूचर में हम इसके बारे में जान सकते हैं। फ्यूचर क्या, शायद आगे पीछे ही पता चल जाए। जिसके बाद जॉन उस पिल को बनाता है और पकड़ने जाता है तो वो सुंदर सी लड़की बन जाती है, वो भी बिना कपड़े पहने। लेकिन जॉन अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है नहीं नहीं आजा, और उसे पकड़कर स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। सभी लोग जेलस फील करते हैं और सभी तारीफ करते हैं और ये एपिसोड मैंने वही एंड कर जाता। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जिसके बाद जॉन के दिमाग में इंफॉर्मेशन एल्डर ली डालते हैं और जियोयान को यहाँ समझ में आता है कि जो ये पिल्स के लेवल है ये आसान नहीं है और इनमें ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यू एल्केमी में पिल्स को रिफाइन करना पड़ेगा और अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके लिए काफी सारे पावरफुल क्लेम्स अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं और कंटिन्यू कल्टिवेट करते हैं। साथ ही इन लेवल्स में काफी ज्यादा कठिनाई भी थी और नॉर्मल 9th रैंक के एल्केमिस्ट के लिए एम्परर रैंक के 1st रैंक से पिल क्रिएट करना काफी मुश्किल होता था। जिसके बाद 2nd और 3rd रैंक तक प्रमोट होने के लिए वो येलो रैंक में पहुंचता था, 4th रैंक में मिस्टीरियस रैंक तक, और 5वें रैंक की मिस्टीरियस रैंक से वो 6ठे में प्रमोट होता था तो वो होता था ग्राउंड रैंक। जिसके बाद 7वीं ग्राउंड रैंक से लेकर जब वो 8वीं रैंक में पहुंचता था तो वो होता था हेवन रैंक तक, और ये केवल कड़ी मेहनत और रिसोर्सेज के बाद ही हासिल किए जा सकते थे। और इनमें काफी ज्यादा कठिनाई थी जितना कि आदमी सोच भी नहीं सकता था। और यहाँ तक कि अनगिनत एल्केमिस्ट तो अपनी पूरी लाइफ में भी इन लेवल्स में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा चाहिए पड़ती थी और तो और इनमें होने वाली जो पिल लाइटिंग होती थी वो नॉर्मल के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा खतरनाक होती थी। यहाँ तक कि लास्ट का जो 9th लेवल और उसके बाद का लेवल डार्क लेवल था उसे तो लगभग हेवन मान लिया गया था, मतलब उस पे ब्रेक थ्रू किया ही नहीं जा सकता था, इतना मुश्किल था। इसीलिए नॉर्मल एल्केमिस्ट तो बहुत सारे थे लेकिन येलो रैंक का एल्केमिस्ट रेयर माना जाता था। और उसके बाद आगे की हर एक रैंक का एल्केमिस्ट काफी मिस्टीरियस, डार्क रैंक का तो एल्केमिस्ट ही नहीं था। साथ ही पूरे दाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी ऐसा एल्केमिस्ट नहीं था जो अंडरवर्ल्ड रैंकिंग में यानी कि डार्क रैंकिंग में हो। साथ ही एम्परर रैंक की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर पीक स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, बल्कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर तो स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल और आगे के लेवल्स में भी थी। एम्परर रैंक की स्पिरिचुअल पावर को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, आर्टिस्टिक फील्ड, फिर था वर्ल्ड फील्ड और तीसरा था रीजन। साथ ही जो लोग आर्टिस्टिक लेवल पर ब्रेक तो कर पाते थे, मेनलैंड में ऐसे बहुत सारे लोग नहीं थे। साथ ही इसे रेयर लोग माने जाते थे ऐसे लोग। जिसके बाद वर्ल्ड रियलम वो तो और भी रेयर था, और रीजन रियलम ये तो एक लेजेंडरी लेवल था। कहा जाता था आर्टिस्टिक रियलम की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हजारों मील की जगह को कवर कर सकती थी और इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि उससे आगे की भी चीजों को महसूस कर सकती थी। और ऐसा कहा जाता था कि वो आदमी जो कि इस दुनिया में पहुंच सकता था और इसलिए स्पेस को ओपन कर सकता था, उसके लिए केवल एम्परर लेवल की स्पिरिचुअल पावर बेकार है, क्योंकि उसके आगे जाना पड़ेगा भाई तुम्हें, तुम एक ही लेवल पर नहीं अटके रह सकते। और इस जानकारी को जानने के बाद तो जियोयान काफी एक्साइटेड हो जाता है, मन लालचा लपलपो होता है कि भाई अब आगे भी हमको पावर बढ़ानी है। तभी एल्डर जियोलोंग कहते हैं बच्चे तुम समझते हो, हालांकि तुमने पहली बार एम्परर टियर की पिल को रिफाइन किया है और तुम उसमें सफल रहे हो, इसीलिए तुम्हें 1st रैंक के एम्परर लेवल के एल्केमिस्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम अभी भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये अभी भी बहुत मुश्किल हो सकता है येलो रैंक एल्केमिस्ट में ब्रेक थ्रू करना। हालांकि 3rd रैंक का एल्केमिस्ट मैं शायद तुम्हें कुछ चीजें बता सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या तुम तैयार हो या नहीं। इन चीजों के लिए तो हमारे ठर की गधे को आप बना ले, आप तो फिर भी एल्केमिस्ट हैं। पलक झपकाते ही जियोयान जियोलोंग को देखता है, उसकी आंखें साइन होती हैं। जियोयान को पता था येलो रैंक एल्केमिस्ट डी झो में भी रेयर था। येलो रैंक एल्केमिस्ट को हुआंग रैंक एल्केमिस्ट भी कहा जाता है, और उसे पता था कि स्टार्टिंग इंपीरियल स्टेट के ऊपर हुआंग रैंक एल्केमिस्ट ज्यादा यहाँ पे नहीं थे। यहाँ तक कि जियो क्लेन में भी जियोलोंग उनके अलावा और कोई नहीं था। यहाँ तक कि डी झो के एल्केमिस्ट के बैड में जियोलोंग ही नंबर 1 पर्सन थे। तभी जियोलोंग कहते हैं हाँ छोटे साथी मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानने आओ, मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, मैं केवल तुम्हें पिल रिफाइन करने के कुछ फॉर्मूले दूंगा और वो पिल कैसे रिफाइन करनी है मैं उसके तरीके तुम्हें बताऊंगा। साथ ही दूसरों के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, क्या तुम सीखना चाहते हो? और ऐसा कहते हुए जियोलोंग काफी ज्यादा लंबे टाइम तक जियोयान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से खड़ा हुआ होता है। ये सुनकर जियोयान क्या के ग्रेटफुल तरीके से साइन होते हैं और वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही कहता है धन्यवाद एंसेस्टर जियोलोंग, और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद वो कहता है जब मैं इस कॉन्टिनेंट में आया तो मेरे पास कोई भी इंग्रेडिएंट या की कोई भी पिल रिफाइन का स्क्रॉल नहीं था, तो मैं अपने आप पिल को कैसे रिफाइन कर सकता था, और आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, इसीलिए मैं अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कहकर जियोलोंग हंसने लगते हैं और कहते हैं वैसे अगर बोला जाए तो मुझे भी तुम्हें धन्यवाद देना है। ये सुनकर जियोयान कहता है धन्यवाद,
किस लिए? जिस पे जियोलॉन्ग कहते हैं ये मत पूछो, ये मत पूछो, और ऐसा कहते हुए वो हंसते हुए काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं। लेकिन जोयान को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं और किस चीज के बारे में। लेकिन तभी जियोलॉन्ग, जिन्हें शर्त लगाना पसंद था, लेकिन उनकी जुए की जो किस्मत थी वो कभी भी अच्छी नहीं रही थी और वो जब भी जुआ खेलते थे तो लगभग हमेशा हार जाते थे। लेकिन इस बार वो जियोयान के कारण जीत गए थे भाई। अच्छा, इस चीज के लिए यार धन्यवाद दे रहा है, चालू आदमी है भाई ये, क्योंकि वो जियोली से जुए में जीत गए थे और जियोली शर्त में हार जाएगा, यही सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हालांकि वो कुछ कह नहीं वाले थे कि तभी जियोली ऊपर हवा में आते हैं, उनकी भुएं तनी हुई होती है और वो तुरंत ही कहते हैं रुको चलो कुछ और बात नहीं करते। जियोलॉन्ग, तुम्हें जियोयान को पिल रिफाइनमेंट सिखानी चाहिए, लेकिन तुम वास्तव में नहीं चाहते कि वो तुम्हें एज अ मास्टर एक्सेप्ट करे, तो तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जियोलॉन्ग जियोली को जल्दी से दूर खींच लेता है और जियोयान की तरफ नजर डालते हुए वो थोड़ा दूरी पे आता है और अजीब आवाज के साथ फुसफुसाता है ताकि आवाज जियोयान न सुन ले। जिसके बाद वो कहता है मैं अपने दिल में जानता हूँ, क्या तुमने उस थंडर ड्रैगन की डिवोरिंग पावर नहीं देखी? वो लाइटिंग को अब्सॉर्ब कर सकता है। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्यूचर में इस बंदे को लाइटिंग ट्रैबुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने अल्केमिस्ट लाइटिंग ट्रैबुलेशन में फंसकर मर चुके हैं, यहाँ तक कि वो अगले लेवल में भी प्रमोट नहीं हो पाए। और इसके अलावा वो 9th रैंक का एक अल्केमिस्ट है, लेकिन वास्तव में वो इंटरनल पिल को रिफाइन कर सकता है। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। साथ ही तुम्हें पता होना चाहिए मैंने उसके लिए पिल रिफाइनमेंट रूम में केवल 3 ही सेट तैयार किए थे उस पिल को रिफाइन करने के। ये सुनकर जियोली तुरंत ही कहता है क्या? केवल 3 सेट, वो भी इटर्नल पिल के लिए? और फिर भी उसने वो पिल बना दी केवल 3 बार में। और जियोले कह रहा इम्प्रेशन वैसे ही होते हैं जैसे मेरे हैं, क्योंकि पिल रिफाइनमेंट में जियोयान का टैलेंट उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर था। तभी जियोलॉन्ग कहते हैं बकवास, तो क्या तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ जो मैं उसे पढ़ाने के लिए बार्गेनिंग कर रहा हूँ? ऐसा जीनियस बंदा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका मास्टर बनने लायक हूँ? मैं उसे कुछ सिखा सकता हूँ, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है हमारा जियो क्लेन उसकी वजह से काफी शानदार होगा। तुम देख लेना, ये हमारे जियो क्लेन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। अब तुम समझे मेरा इरादा? मैं पहले से ही ये सोच के बैठा हूँ। जिस पे जियोली भी सीरियस होते हुए सिराते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी जियोलॉन्ग कुछ याद करते और इसके बाद जियोली की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे ओल्ड जियोली, क्या इस क्लेन का रजिस्ट्रेशन 3 साल बाद किया जाना है? क्या जियोयान को क्लेन का रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है अभी जल्द से जल्द? इस टाइम पे जियोलॉन्ग चाहता था कि जियोलॉन्ग चाहता था कि जियोयान को जितना जल्दी हो सके क्लेन में शामिल कर लिया जाए, ताकि फ्यूचर में वो जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करे वो क्लेन से रिलेटेड होगा, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा क्लेन के लिए। इसीलिए वो जियोली से ऐसा पूछता है। ये सुनकर जियोली कुछ देर तक सोचता है और इसके बाद कहता है ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन ये थोड़ा परेशानी वाला है। आखिरकार ये हमारे क्लेन का नियम है और मुझे डर है कि बाकी कैल्डर इस चीज से एग्री नहीं होंगे। हालांकि हमने जियोयान को फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं थोड़ी देर बाद जियोयान को कल्टीवेशन के लिए बाहर ले जाने दूंगा और जियोयान अपनी चॉइस से कहीं भी बाहर जाकर कल्टीवेट कर सकता है। जियोली की बात को सुनकर तो जियोलॉन्ग पूरी तरीके से शौक रह जाता है। साथ ही जियोली को भी पता था कि अगर जियोलॉन्ग यहाँ पे नाराज हो जाता तो कबीले के बहुत सारे लोग उसके साथ कॉम्पिटिट करने की हिम्मत करते। हालांकि एक आखिरकार जियोलॉन्ग एक एल्केमिस्ट था और वो चाहे कहीं भी हो वो एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता था। साथ ही उसकी अट्रैक्टिव पावर, फाइटिंग पावर और पिल रिफाइनमेंट पावर के साथ जियोलॉन्ग की पावर का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए जियोली के पास केवल उसके साथ एग्रीमेंट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। साथ ही जियोलॉन्ग के पास भी स्वाभाविक तौर पर इस मामले के अपने कारण थे और जियोली भी इसे अपने दिल में समझता था। हालांकि तभी जियोलॉन्ग जियोली की तरफ से देखते हुए कहता है चलो ठीक है, लेकिन शर्त मत भूलना। जिसपे जियोली बिना एक सब कहे तुरंत जियोली की तरफ देखता है और वो काफी प्राउडफुल तरीके से घूमकर जियोयान की तरफ जाने लगता है कि भले वो शर्त में हार गया था, लेकिन जियोयान ने तो पिल रिफाइन कर ली थी। तभी जियोलॉन्ग भी पीछे पीछे जियोयान के पास चला जाता है, जिसके बाद वो कहता है जियोयान वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जियो क्लेन के सभी मेंबर्स के लिए टेस्ट मैच होने में अभी भी 5 साल बाकी हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाने और ट्रेनिंग करने के लिए आप पास के पहाड़ों में जा सकते हैं जो क्लेन में है और वहाँ कल्टीवेट कर सकते हैं। साथ ही जो क्लेन बेस्ड टेस्ट कंपटीशन का काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये कंपटीशन जो होता है मेनली फोकस करता है क्लेन के मेन डिसाइबल्स को खोजने के लिए और ये हर 100 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही 95 साल बीत चुके हैं और अब केवल 5 ही साल बचे हैं इस टेस्ट के लिए, तो आप 5 साल तक तैयारी कर सकते हैं। जिस पे जॉन सेल आता है क्योंकि वो इस टेस्ट मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो जियो क्लेन के जूनियर्स की पावर को देखना चाहता था। तभी जियोलॉन्ग कहता है जियोयान तुम इतने देर तक पिल रिफाइन कर रहे थे तो करते करते थक गए होगे, पिल रिफाइन करते करते थक गए होगे तो अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हें जल्द ही फैमिली में जियो फैमिली का दर्जा दिलाने
तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके अलावा एम्परर मिंग तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम पिल रिफाइन कर रहे थे तो वो चले गए। ये सुनकर जॉन अपना सेह लाता है। तभी जॉन सेह लाता है और उसके इंप्रेशन ठीक हो जाते हैं। जॉन को पता था कि जल्द से जल्द उसे इस एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब दुई कोई नहीं दी कोई यानी कि एम्परर कोई थी। साथ ही जॉन उस पावरफुल ऑरे को फील करता है जब वो फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन से बाहर आया था, जिससे जॉन को समझ में आ गया था यहाँ के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए अपने आप को चेंज करना, इसमें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जिसके बाद जॉन कहता है एम्परर मिंग मुझे खोजने क्यों आए थे। हालांकि जॉन इसके बारे में ज्यादा देर नहीं सोचता, क्योंकि जॉन को लग रहा होता है कि हो सकता है वो उसके फर्स्ट रिट्रीट के कारण उसे बधाई देने आए हो, इसलिए जॉन ये अंदाजा लगाकर इसे इग्नोर मार देता है। जिसके बाद जॉन कहता है एंसेस्टर जियोली, एंसेस्टर जियोलोंग, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसमें जियोलोंग और जोली स्माइल करते हुए सहलाते हैं। उन्होंने देखा था जॉन काफी पोलाइड है, इसलिए वो अपने दिल में जॉन का काफी अच्छा इफेक्ट लेके चल रहे थे। सर वो आपके साथ पोलाइड है, उसके साथ थोड़ा सा फाइट करके उसे नाराज करके देखो, उसके बाद पोलाइड नहीं सिर्फ स्लाइड ही स्लाइड निकलेंगी, वो भी हैवी जॉन रूलर की। जिसके बाद जो यान लोंगी को अपने साथ ले आता है और वो धीरे धीरे उड़ते हुए जा रहे होते हैं। साथ ही इतने देर तक पिल को रिफाइन करने के कारण जॉन का दिमाग वास्तव में थक गया था। जिसके बाद वो लौंगी को देखता है जिसकी स्किन गोल्डन हो गई थी, तो जॉन स्माइल करता है कि लौंगी की पावर काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। साथ ही 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल की पावर के साथ जैसे झान लाओ ने जॉन की पावर को छिपाने में मदद की थी। जॉन अभी भी उससे उम्मीद थी कि वो एक पावरफुल पर्सन के साथ फाइट कर सकता था, चाहे वो मिड स्टेज के लेट स्टेज का बंदा हो या कि 1 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज का। जॉन को भरोसा था वो उसे हरा सकता है। साथ ही जॉन को अपने एल्केमी के दौरान पता चला था कि इसमें कैओस होली फ्लेम का केवल एक निशान है। साथ ही इसके अंदर की जो पावर है वो डुकी कॉन्टिनेंट की तरह अलग अलग फ्लेम की पावर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो यान को पता था कि उसे जल्द से जल्द इसकी पावर बढ़ानी चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए। जिसके बाद जॉन कहता है हमें बस उस एटर्नल पिल की जरूरत है जिसे मैंने आज रिफाइन किया है। लौंगी चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। और जॉन लौंगी के हाथ को पकड़ते हुए ये सोचकर कि एम्परर ग्रेड की पिल की एनर्जी किस तरीके की होगी, जॉन अपने दिल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव फील कर रहा होता है। जॉन को याद था डुकी कॉन्टिनेंट के अंदर की एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करके अब्सॉर्ब करने के कारण उन त्यांडी ने डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए जॉन इस पावर को जानना चाहता था। जिसके बाद दोनों ही लोग अपने घर की तरफ लौट आते हैं और रूम में आने के बाद लौंगी गोल्डन टावर में जाने का मोटिव दिखाता है। जॉन उसे वहाँ भेज देता है और इसके बाद वो वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है जो यान अपने रूम में, क्योंकि पिल को रिफाइनमेंट में काफी लंबा टाइम लगा था और स्पिरिचुअल पावर काफी ड्रेन हो गई थी, इसलिए जॉन धीरे धीरे से ठीक कर रहा होता है। जिसके बाद जॉन अपने थके हुए दिमाग को धीरे धीरे काबू पाता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो जियो यान दो जाने पहचाने चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये तियानमिंग वैली के एम्परर मिंग और जियोंग युआन थे। और जो यान को नहीं पता था कि एम्परर मिंग उसे कितनी शिद्दत से अपनी तियानमिंग वैली में चाहते थे। जॉन को उम्मीद नहीं थी कि जॉन जब तक प्यूरिफाइन कर रहा था एम्परर मिंग जो क्लेन में ही थे, और एम्परर मिंग को देखते हुए जो अचानक से अफेयर हो गए थे। जॉन भुएं टेढ़ी कर लेता और खुद से ही कहता है एम्परर मिंग अब मुझसे क्या चाहते हैं। हालांकि वो दिखावटी चेहरा दिखाते हुए कहता है हाँ आइए ना, चाय पानी कुछ लेंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। और काफी पोलाइटली उनके साथ बिहेव करता है। अंदर साला कुछ और चल रहा है, कपटी कहीं का। जिसके बाद तीनों ही लोग बैठ जाते हैं और एम्परर मिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। दूसरी तरफ जियोंग युआन काफी ऑनेस्टली जॉन को देख रहा होता है, तो जो यान भी एक नॉर्मल स्माइल पास करता है और कहता है क्या सीनियर मिंग यहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट काम से आए हैं। जिस पे एम्परर मिंग तुरंत ही कहते हैं वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, मेन बात तो ये है कि आपका कल्टीवेशन बढ़ गया, तो आपके पहले ग्रेट अचीवमेंट के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और एम्परर मिंग स्माइल करते हुए ऐसा कहते हैं। और जियोंग युआन ने भी जॉन के और से पता लगा लिया था कि बंदे की पावर बढ़ गई है, इसलिए वो भी स्माइल करता है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या आप वास्तव में 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर हैं? डैम इट, आप वास्तव में एक मॉन्स्टर लेवल का कल्टीवेशन करते हैं इतना फास्ट। इन वर्ड्स को सुनकर जियोयान पोलाइटली स्माइल करता है और कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। तभी एम्परर मिंग कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। और ऐसा कहते हुए एम्परर मिंग का हाथ अचानक से साइन होता है और उसमें एक लाइट साइन होती है जिससे स्कारलेट रेड जेड बॉक्स निकलता है। और जैसे ही वो बॉक्स बाहर निकलता है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग धूप पूरे ही कमरे में भर जाती है। तभी जॉन कहता है ये है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो स्मेल को सूंघता है और अचानक से बाहर आता है। तभी एम्परर मिंग कहते हैं मुझे ये कोइंसिडेंटली मिल गया, ये एम्परर टेबुलेशन पिल है जो कि 3rd ग्रेड के है और 2 स्टार डाउडी से 3 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू करते टाइम ये ट्रबुलेशन को झेलने में काफी मदद कर सकती है और मैं ये आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। और ऐसा कहते हुए एम्परर मिंग जेड बॉक्स जो यान को दे देते।
जिसमें टियर 3 की मेडिसिनल पिल थी और जॉन कांपते हुए हाथों से जेट के बॉक्स को ले लेता है। जिसके बाद जॉन जब उस पिल को देखता है तो उसकी पूरी बॉडी जलन से कांप रही होती है। अकेले इस पिल में इतनी पावर थी जितनी जो यान उम्मीद नहीं कर सकता था। जिसके बाद जॉन सोचता है कि अगर ये इतनी खतरनाक है तो आगे की पिल कितनी खतरनाक होंगी और मैं इतनी कीमती और प्रीशियस चीज को कैसे रख सकता हूँ। तभी एम्परर मैंग कहते हैं ये थर्ड रैंक की पिल, थर्ड रैंक में सबसे हाई लेवल की पिल है। यहाँ तक कि इसके लिए यूज इंग्रेडिएंट वो भी काफी ज्यादा रेयर हैं और येलो रैंक के अल्केमिस्ट के लिए भी इसे रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसके सक्सेसफुल रेट और भी कम। लेकिन ये मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए बेकार है, इसलिए आपको देना ये बेहतर होगा। आखिरकार आप तियानमिंग वैली के फॉर्मल डिसाइबल भी हैं। ये सुनते ही जॉन थोड़ा समझ जाता है कि मामला क्या है। एम्परर मिंग वास्तव में जो यान को ऑफिशियल डिसाइबल बनाना चाहता है। साथ ही जॉन को पता था कि रैंक 3 की पिल काफी बड़ा अट्रैक्शन थी और तियानमिंग वैली का ऑफिशियल डिसाइबल तो वो था ही और एम्परर मिंग की भी काफी अच्छा इफेक्ट था उसके ऊपर। इसलिए जॉन देरी नहीं करता और तुरंत ही कहता ठीक है फिर मैं पोलाइट नहीं रहूंगा, अब मैं इसे रख ही लेता हूँ और फ्यूचर में अगर तियानमिन वैली को मेरी जरूरत होगी तो मैं निश्चित तौर पर अपना सबसे बेस्ट करूंगा। और ऐसा कहते हुए जॉन स्माइल करता है और उसे स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी एम्परर मिंग कहते हैं आपके ये वर्ड मेरे लिए पहले ही काफी हैं। खैर हमारे लिए वैली में वापस जाने का टाइम आ गया है तो चलिए अब इसे अलविदा कहते हैं। जिसके बाद एम्परर मिंग स्माइल करते हैं और जॉन ने जो कहा था वो सुनकर उनका लक्ष्य पहले ही उनसे हासिल हो गया होता है, यानी उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए वो खड़े होते हैं। तो जॉन भी जल्दी से खड़ा होता है और कहता है प्रेजेंट टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद एम्परर मिंग तुरंत ही कहते हैं ठीक है और अपने हाथ से ब्लू कलर की लाइट को ओपन करते हैं और एक दरवाजा क्रिएट होता है और जोयान के दरवाजे से ही वो गायब हो जाते हैं। तभी एम्परर मिंग को एक पल में गायब होते हुए देखकर जॉन थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर जॉन कहता है अरे नहीं ग्राउंड कंपास, अरे वाह ये कितनी अच्छी चीज है। और ये याद करते हुए कि तियानमिंग वैली में एम्परर मिंग ने उसे भी एक ग्राउंड कंपास दिया था, जॉन काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील करता है और अपने सिर को फैलाते हुए जॉन दरवाजा बंद करता है। साथ ही आसमान की तरफ देखता है तो अंधेरा हो गया होता है। तो जोयान अपने हाथ के एक झटके के साथ जेट की बोतल को निकालता है जिसके अंदर इटर्नल पिल थी। साथ ही जॉन याद करता है जब वो अपने कल्टीवेशन से आया था बाहर तो उसने भीड़ से काफी किलिंग इंटेंट और खतरनाक और फील किया था, जिसका मतलब था कि काफी सारे लोग उससे जेलस थे। जिसके बाद जोयान स्पिरिचुअल पावर से इस रूम को सील कर देने के बाद अपने दिमाग के एक थॉट के साथ गोल्डन टावर को अपेयर करता है और एक थॉट के साथ ही जोयान की फिगर गोल्डन टावर के अंदर गायब हो जाती है और रूम के अंदर केवल गोल्डन टावर हवा में लटक रहा होता है। और इसी के साथ अब ये एपिसोड